नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की वीडियो में हम 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा 8th चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय शासन, इस चैप्टर के हम कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में से जितने भी मैं एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किया हूँ उसकी खास बात क्या है कि इसमें मैंने कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन है उसको भी ऐड कर लिया है, और इसके अलावा चित्र आधारित जो क्वेश्चन है या फिर कार्टून आधारित जो एक दो क्वेश्चन है उसको भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, और यार वीडियो को देखने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच में, अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल देना या फिर अपने स्कूल के ग्रुप में डाल देना, क्योंकि आप लोग अगर वीडियो को शेयर कर देते हो तो वही हमारे लिए क्या है, एक तरीके से मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सभी क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें कुल मिला के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसमें से अधिकांश क्वेश्चन का आंसर मैं खुद ही दे दूंगा। 2-3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका उत्तर मैं आप लोगों से कमेंट में मांगूंगा, तो आप लोग कमेंट में उन क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताएं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको स्थानीय शासन का मतलब बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रामीण तथा जिला स्तर की शासन व्यवस्था। ऑप्शन बी दिया गया है राज्य की शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी दिया गया है देश की शासन व्यवस्था, या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम स्थानीय शासन की बात करें तो स्थानीय शासन का मतलब होता है ग्रामीण तथा जिला स्तर की शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन ए है शहर की स्थानीय शासन से, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय शासन से, या फिर ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो 73वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था उसका जो संबंध है वो ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय शासन व्यवस्था से है, और जो 74वां संवैधानिक संशोधन था आपका वो शहरी क्षेत्र की शासन व्यवस्था से संबंध रखते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों लागू का डेट पूछा गया है कि लागू कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1993, या फिर ऑप्शन डी 1999। तो देखिए दोस्तों, जो 73वां और जो 74वां जो संवैधानिक संशोधन है वो आपका लगभग जो है वो 1993 में लागू हुआ था, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। वैसे पारित कर दिया गया था 1992 में, अगर आपको डेट पता होगा तो, लेकिन लागू कब किया गया था, 93 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्थानीय शासन को आगे बढ़ाने में किस वायसराय ने पहलकदमी की थी। तो देखिए दोस्तों, आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसने स्थानीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए दिया गया है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, स्थानीय शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में अपनी सबसे पहले पहलकदमी इन्होंने ही की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कथन और कारण वाला क्वेश्चन है हमारे। बहुत ही ध्यान से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सुनना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कथन और कारण वाले ही आने वाले हैं, और अधिकांश बच्चे जो है इसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाते हैं। आप अधिकांश क्वेश्चन सही कर लोगे, लेकिन कथन और कारण वाले जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप जरूर गलत करके आओगे। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको एक कथन दिया जाएगा और दूसरा कारण दिया जाएगा, ठीक है। कथन को पढ़ना है और कारण को पढ़ना है, उसके बाद 4 ऑप्शन जो दिए जाएंगे उसके आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। हमारा कथन दिया गया है, स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें विशेष रूप से आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे अगर आप कथन को देखो तो कथन क्या है, बिल्कुल सही है। अब हम कारण को पढ़ते हैं। देखिए, कारण दिया गया है, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का राजनीति में भूमिका बढ़ाना था। तो देखिए दोस्तों, अगर आप कथन को देखो, कथन भी बिल्कुल सही है, और जो कारण दिया गया है कारण भी बिल्कुल सही है। अगर आप कथन और कारण के बीच में अगर संबंध आप जानने की अगर कोशिश करो तो जो कारण है वो क्या कर रहा है, कथन की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, है ना। जो कथन आपका ऊपर दिया गया है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें विशेष रूप से आरक्षित की गई है, तो क्यों की गई है, कारण क्या था, ताकि महिलाओं का राजनीति में भूमिका बढ़ जाए, है ना। तो अब हम चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका सही उत्तर देंगे। देखिए, ऑप्शन ये दिया गया है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करती है, ये हमारा ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करती है, ये ऑप्शन बी दिया गया है।
ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी है कथन और कारण दोनों गलत है, और ऑप्शन डी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन में अगर हम सेलेक्ट करें सही उत्तर, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, कथन और कारण दोनों सही है, तथा जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करती है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से कितने विषयों का स्थानांतरण हुआ। मतलब जो 74वां और जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जो स्थानीय शासन है, स्थानीय निकाय जो है, उसको कितने विषय स्थानांतरित किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सही उत्तर लगाओगे तो 29 विषय यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यह झंडा किसका प्रतीक है। आपको यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। ठीक है, इस चित्र के आधार पे आपको क्या करना है, ये पहचानना है कि ये झंडा किसका प्रतीक है। आप लोगों ने अगर एनसीईआरटी बुक में इस चित्र को देखा होगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षा को। इसके अलावा ऑप्शन बी है शांति का, ऑप्शन सी उग्रवाद का, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये जो झंडा है एक तरीके से स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षा को दर्शाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विषय स्थानीय शासन का नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा विषय जिसपे स्थानीय शासन कानून नहीं बनाती है, स्थानीय शासन के बाहर है। तो ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी लघु, ऑप्शन सी पेयजल और ऑप्शन डी रक्षा। तो ये कृषि, लघु सिंचाई और पेयजल की जो विषय है ये स्थानीय शासन का ही विषय है, लेकिन रक्षा जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था को कितने स्तरीय बना दिया गया। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को चैप्टर समझा रखा है। और यार आप एमसीक्यू क्वेश्चन की बस वीडियोस मत देखा कीजिए, आप चैप्टर को भी समझिए, क्योंकि चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट ने मेरे से मतलब कमेंट करके पूछा कि सर आप हमें 200 या 300 हर एक चैप्टर के एमसीक्यू को पीडीएफ बना के दे दीजिए, हम उसी से पढ़ लेंगे। ठीक है, बट देखिए दोस्तों आप अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार एक ही क्वेश्चन 10 तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है ना। आप बस वो 200 एमसीक्यू क्वेश्चन को रट तो लोगे, लेकिन आप चैप्टर को समझ नहीं रखे हैं तो आप कभी भी अपना जो आपका एग्जाम है उसमें सही स्कोर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए हमें चैप्टर को समझना ज़्यादा जरूरी है एमसीक्यू की तुलना में। एमसीक्यू तो भाई बस आपको एक हिंट दे देता है कि हाँ भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आने वाले हैं, लेकिन आपने चैप्टर को समझ रखा है मतलब कि बिल्कुल आप अच्छे से अपना एग्जाम दोगे और ज़्यादा स्कोर करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था को कितने स्तरीय बनाया गया। तो यहाँ पे त्रिस्तरीय बनाया गया था, यानी कि 3। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मध्यवर्ती स्तर पर ग्रामीण स्थानीय शासन कौन सी व्यवस्था आती है। गाइस वैसे क्वेश्चन को आप सही से समझो तो क्वेश्चन जो यहाँ पे है वो है मध्यवर्ती स्तर पर जो ग्रामीण स्थानीय शासन है वहाँ पे कौन सी व्यवस्था आती है मध्यवर्ती स्तर पे। तो आपको पता है कि जो ग्रामीण स्थानीय शासन व्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया है ना, जिसमें सबसे जो ऊपर आती है वो जिला पंचायत, उसके बाद मध्यवर्ती स्थान पे कौन सी आती है आपका मंडल या फिर खंड, और उसके बाद ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है गांव के मुखिया का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो देखिए दोस्तों गांव का जो मुखिया है उसका चुनाव लगभग 5 वर्षों के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ग्राम पंचायत का जो चुनाव कौन करवाता है। जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव है उसको करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयुक्त, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत या फिर जितने भी स्थानीय स्तर के जितने भी शासन व्यवस्था है उसका चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, राज्य चुनाव आयुक्त की होती है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष के लिए किया जाता है। जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन कितने वर्ष के लिए होता है। आपको पता होगा राज्य वित्त आयोग का जो गठन करने का मेन पर्पस जो था वो एक तरीके से जो स्थानीय शासन है उनके बीच में जो धन की जो उपलब्धता है वो आसानी से उनको हो जाए, अच्छे ढंग से काम कर सके, और धन की जो उपलब्धता का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा ना बने, है ना। इसलिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था और इसका जो गठन है लगभग 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग सबसे पहले किस समिति ने की थी। आपको समिति का नाम बताना है जिसने सबसे पहले स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की डिमांड की थी। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा पीके थुंगन समिति, है ना। पीके थुंगन समिति ने सबसे पहले मांग की थी कि स्थानीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान की जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन का संबंध नगर पालिका तथा नगर निगम से है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जो 73वां संवैधानिक संशोधन यहाँ पे जो दिया गया है, इसका संबंध एक तरीके से किससे है, ग्रामीण स्तर की जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उससे है। और 74वां जो संवैधानिक संशोधन है उसका संबंध है शहरी स्तर की शासन व्यवस्था यानी कि नगर पालिका और नगर निगम से, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, 74वां संवैधानिक संशोधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नगर निगम की आय के स्रोत कौन से हैं। यहाँ पे आपको नगर निगम की आय के स्रोत बताने हैं, जैसे कि उनको इनकम की प्राप्ति होती है। उसके बाद ऑप्शन ए दिया गया है गृह कर, ऑप्शन बी चुंगी कर, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, नगर निगम की आय का जो मुख्य स्रोत है एक तरीके से गृह कर और चुंगी कर है। ये दो कर है जिसके माध्यम से नगर निगम को सबसे ज़्यादा इनकम होती है। तो यानी कि इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखो तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन अब यहाँ पे कोई मान लो कि कोई किसी बच्चे ने क्या किया, सिर्फ गृह कर लगा दिया, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने क्या किया, सिर्फ गृह कर लगा दिया, किसी स्टूडेंट ने सिर्फ चुंगी कर लगा दिया, तो आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपको जो सी ऑप्शन है उसको भी तो देखना है ना। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थानीय शासन को सबसे पहले भारत में किस राज्य में अपनाया गया। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले जो स्थानीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था वो है गुजरात तथा राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्थानीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानीय शासन के सामने मुख्य समस्या क्या है। जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उनके सामने मुख्य समस्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए धन की, ऑप्शन बी धन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो स्थानीय शासन के सामने मुख्य जो समस्या है वो धन की कमी है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपने लोगों के लिए अच्छा काम कर सके। इसके अलावा राज्य सरकारों पर इनको निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोलीविया में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है। तो नगर पालिकाओं की संख्या बतानी है। तो बोलीविया में जो नगर पालिका, वैसे एनसीईआरटी की जो डाटा है भाई वो चेंज भी हो सकता है, बट जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है उस हिसाब से 314 हम बताएंगे, ठीक है। 314 नगर पालिका की संख्या है बोलीविया में। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है आपका, यह बात किसने कही कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मतलब जो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता है उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसका बंटवारा होना चाहिए, ये बात किसने कही थी। तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने, या फिर अंबेडकर जी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये बात कही किसने थी, महात्मा गांधी ने कही थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी है। मतलब छोटे से छोटे लेवल पे क्या होना चाहिए, शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो वीडियो को। आप लोगों का एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि अपने जो आपके दोस्त हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छा स्कोर कर सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और अपने मेरे इस चैनल की लिंक को भी सेंड कर दीजिए ताकि वो इस चैनल की मदद से अपना जो स्टडी है 11वीं क्लास की जो स्टडी है वो बहुत अच्छे से कर सके। विशेषकर हिस्ट्री और पोल साइंस जैसे सब्जेक्ट की स्टडी आपका इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।